अब सबसे पहले एक वेक्टर हमारे पास है OA, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल a वेक्टर से। दूसरा वेक्टर है OB, उसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं B से। A और B के बीच का कोण कितना है? थीटा। ठीक है। दो सदिशों OA बराबर स्मॉल a तथा OB बराबर स्मॉल b का सदिश गुणन A क्रॉस B से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे A क्रॉस B बराबर मापांक A मापांक B साइन सदिश A और B के बीच का कोण n कैप, ये कहते हैं। अब ये एक सदिश राशि है, क्यों? क्योंकि इसमें ये इकाई सदिश आया है n कैप, और इतना हिस्सा हमारा जो है ये अदिश का हिस्सा है, इसी की वजह से सदिश है। ठीक है। यहां पर जहां थीटा सदिश A तथा B के बीच का कोण एक काम हो गया, तथा n कैप सदिश A और B पर लंब इकाई सदिश है। इसके बारे में हमने कहा A और B पर लंब इकाई सदिश है। A और B दोनों किस तल पे हैं? XY तल पे हैं, ब्लैक बोर्ड पे हैं। और इसका जो लंब होगा वो XY तल पे तो नहीं होगा ना, अगर यहां से लंब खींचा जाए उसका लंब ये होगा, है ना? उसका लंब यहां से ऐसे आएगा, और ये जो लंब होगा ये जो लंब होगा वो तल पे भी लंब होगा, A पे भी लंब होगा, B पे भी लंब होगा, और कोई तल हो तो पे सदिश है उस पे भी लंब हो जाएगा। लेकिन इस समय हमारे पास A और B है, तो A पे भी लंब है और अब इसे हम चित्र में दर्शाएंगे तो इस तरीके से। इसे हम लोगों ने चित्र में दर्शाया। ये भी हमारा n कैप की दिशा है। इकाई सदिश का मतलब हुआ केवल दिशा। इकाई सदिश क्या होता है? दिशा। तो हमारी जो दिशा है इसकी वो ये है। ठीक है बेटा। अब प्रश्न उठा कि ये दिशा है तो कैसे है, क्यों है? तो इसको समझाने के लिए कहा जाता है कि इस स्थान पर एक पेंच है, ऊपर एक पेंच है, और पेंच को हम लोग घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉक वाइज जब घुमाते हैं तो पेंच खुलता है ना? अब पेंच जब खुलता है तो ऊपर उठता है, और घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में ही कोण भी बन रहा है, उसी दिशा में कोण भी हमारा बन रहा है। तो जब हम इस स्थान से पेंच को घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमाए तो पेंच उठा, और उसी उठने की दिशा को हमने कहा क्या है? एन कैप है। जब पेंच
ए से बी गया, उसने थीटा कोण घुमाया, उतना घुमाने पर वह स्वयं उठा, उस उठने की दिशा ही हमारी क्या है, एन कैप है। और घड़ी की सुई की दिशा में अगर ले जाएंगे तो पेच कसा जाएगा, और कसने की स्थिति में वो नीचे जाएगा, तो वो नीचे जाना बताएगा, उस हिसाब से हो जाएगा। तो यहां पर समझाएगा कि इस स्थान पे पेच होता है ना। और पेच जब उठेगा तो इस तल के लंबवत ही उठेगा। तो पेच तो देखो जो है जहां भी हो, जो कसा होता है उसे अगर तुम खोलोगे, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाओगे, तो तल के लंबवत ही उठता है ना। और कसोगे तो भी तल के लंबवत जाएगा। ये हमारी सिचुएशन है कि यहाँ बताया गया कि ये पेच है, इतना समझाया गया। ठीक है बेटा ना, पेच के द्वारा इसे समझाया गया कि पेच के उठने की दिशा। और दूसरी भाषा में कहा कि हमने इस पर दोनों पर लंब इकाई सदिश। ठीक है बेटा ना। अब इसके आगे हम लोग चले, तो यहां से आए, ये हमारा हो गया इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप नंबर 1, ए क्रॉस बी इक्वल टू। ठीक बेटा। अब हम लोगों ने कहा कि अच्छा, हम लोग इधर से इधर आने का प्रयास करते हैं, ऐसे आने का। अब कहां से कहां आ रहे हैं, अब बी से ए की तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं, बी टू ए। जब बी से ए आ रहे हैं तो कोण तो वही बन रहा है थीटा, लेकिन इस दिशा में कोण हम जब लाते हैं तो उसे हम कैसे नापते हैं, ऋणात्मक। इस दिशा में धनात्मक कोण होता है, तो इस दिशा में। ऐसी स्थिति में हम बी से ए आए हैं, तो हमने कहा बी क्रॉस ए, ए टू बी, ए क्रॉस बी, बी टू ए, बी टू ए, बी क्रॉस ए। जैसे ही आए तो मॉडुलस बी मॉडुलस ए साइन दोनों के बीच का कोण माइनस थीटा आती है। और इकाई सदिश को एन कैप कहा कि वो एन कैप उसकी दिशा है, क्या है अभी अपने आप बता देगा। जैसे ही आए तो ये बन गया बी ए, और आगे माइनस आया ना बेटा, साइन थीटा एन कैप। बी ए को हम ए भी लिख सकते हैं, साइन थीटा एन कैप। अब तुमने देखा ये बराबर आ गया, ए बी साइन थीटा की जगह ए बी साइन थीटा है, एन कैप भी है, इसे हम क्या कह रहे थे, तो ये माइनस ए क्रॉस बी आ गया बेटा, ऋणात्मक आ गया कि नहीं। और ये ऋणात्मक यहाँ पर इकाई सदिश के आगे दिया है, दोनों में से एक ही ऋणात्मक लोगे। अगर ये ऋणात्मक बोलोगे तो इसे कुछ नहीं बोलोगे, और इसे बोलोगे तो इसे कुछ नहीं बोलोगे, दोनों में से एक ही तो बोला जाएगा। हमने कोण ऋणात्मक कहा और ये आगे ऋण आ गया, इसका मतलब पेच अभी नीचे जा रहा है। बी से ए आने पर पेच नीचे जा रहा है, ये रिजल्ट मिल गया। अब इसके बारे में लिखो, तो पेज के बारे में लिखा नहीं गया, क्योंकि बोला जा रहा है कि पेज देखो ऊपर जा रहा था अब नीचे आ रहा है, इस ऋण निशान में मिलाया। तो ये नंबर 2 पॉइंट लिखो नीचे इसके बारे में आता है, नोट करो। अतः दो सदिश राशियों के सदिश गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी। दो सदिश राशियों के सदिश गुणन में कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम
लागू नहीं होता है। रिजल्ट सामने आ गया कि बी क्रॉस ए क्रॉस बी के बराबर नहीं आया, बल्कि बाहर एक ऋण निशान आ गया। जबकि अदिश गुणन में ए डॉट बी डॉट ए होता था, वहां लागू था। ठीक है बेटा, तो इतना तो हम लोगों ने बोल लिया। अब जितना अभी तक बोले हैं, इतना पढ़ने के बाद कुछ संशय की स्थिति पैदा हुई हो तो उसको बोलो। क्योंकि अदिश गुणन पढ़ा था तुमने, कितना बेटा? एक आस भी cos थीटा, और सदिश गुणन पढ़ा ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है ना? यहाँ एन कैप लगा दिया, दिशा है, वहां दिशा नहीं लगी। क्यों नहीं लगी थी? कैसे अदिश है? क्या मिले? यहां लगा दी, वहां नहीं लगाई, और साथ में वहां क्या लिखा था? त्रिकोणमितीय अनुपात। और यहाँ कहाँ लिख दिया? तो समस्या क्या है कि वहां काश लगाए हैं आप, क्यों लगाए हैं? यहाँ साइन लगाए हैं, वो भी क्यों लगाए हैं? क्यों नहीं दोनों जगह एक जैसा लिए? और वहां आपने नहीं लगाया तो क्या वहां नहीं लगा सकते थे? वहां भी लगा सकते थे। यहां लगाया और अभी समझाना शुरू हुआ तो क्या बताया कि यहाँ क्या है? पेंच है। तो कहा वहां पेंच नहीं था, यहाँ पेंच आ गया, वहां पेंच नहीं था, वहां भी पेंच रहा होगा। अगर यहाँ पेंच है तो वहां भी पेंच रहा होगा। और यहाँ अभी हमने पेंच के बारे में कहा कि पेंच को जो हम घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमा रहे हैं तो वो उठ रहा है, और वो जिस प्रकार से उठ रहा है, जो कोण बन रहा है, वही उसकी दिशा है, उठने की दिशा ही उसकी दिशा है, जो कि दोनों सदिशों पर लंब है। और घड़ी की सुई की दिशा में जब ले जाते हैं क्लॉकवाइज तो नीचे जाता है, तो ऋणात्मक हो जा रहा है, ये भी बताया। तो आखिर वो पेंच वहां भी तो रहा होगा, है ना क्या? तो पेंच वहां भी था, पेंच वहां भी था, ऐसा नहीं कि वहां पेंच नहीं था। उस पेंच को हमने घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमाया, पेंच पर कोई असर नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं घूमता रह गया। अब घड़ी की सुई की दिशा में भी घुमाया तो भी वो वहीं का वहीं घूमता रह गया, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। इसका मतलब उसका स्क्रू फेल था, स्क्रू फेल था, न वो उठ रहा है न। तो अब रिजल्ट क्या दिया जाए? जब स्क्रू उठ ही नहीं रहा है, हम घुमा रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है कि ये ऊपर है कि नीचे है, तो हमने कहा ये तो स्थिर स्थिति में है, अदिश है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जबकि इसमें क्या है? उठ रहा है, यानी सदिश स्थिति में जवाब दे रहा है कि हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि पेंच उठ रहा है, वहां पेंच उठने का रिजल्ट ही नहीं मिल रहा हमें, है ना? तो मिला तो ये हुआ, चलिए ठीक है, पेंच वहां फेल था, वो उठ नहीं रहा था और नीचे नहीं जा रहा था, वहीं घूम रहा था, यहाँ पेंच है, तो मान लिया, संतुष्ट हो गए हम। तो काश क्यों लिया? इतने में हम संतुष्ट हो गए, ठीक है, वहां पेंच नहीं उठ रहा थे, वो अदिश है, इसलिए चर्चा नहीं कही, इस पर यहाँ एक ऐसा सदिश ला दिया गया। लेकिन काश क्यों लिया, है ना? तो काश के बारे में जान लो। काश ऋण थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है। यानी काश में कोण चाहे क्लॉकवाइज नापे और चाहे एंटी क्लॉकवाइज नापे, दोनों स्थितियों में वो रिजल्ट क्या दे रहा है? वही दे रहा है जो चाहिए। कोई इफेक्ट इसके ऊपर पड़ ही नहीं रहा है, आप घुमाइए और चाहे कसिए और चाहे खोलिए उसे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना। हाँ, तो यही रीजन था कि काश लिया गया, कि काश ही वो जवाब दे सकता है जिसमें कोण आप घड़ी की सुई दिशा में ले और चाहे उसकी विपरीत दिशा में ले। और दूसरे में साइन लिया है तो ये होगा साइन ऋण थीटा, ऋण साइन थीटा होता है। वो तुरंत जवाब दे रहा है कि ये घड़ी की सुई दिशा में है, ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है। ठीक बेटा ना? फिर एक और प्रश्न उठा कि कहां खाली साइन काश ही लिया गया?
सेक भी तो नहीं कोई फर्क पड़ता है। और इसके अलावा टेन कॉट और कोसेक में फर्क पड़ता है, उनको क्यों नहीं लिया गया? उन्हें भी ले सकते थे कि नहीं, केवल इन्हीं दोनों को क्यों लिया गया? तो इसके बारे में भी कास थीटा जो हमारा होता है इसका मान -1 से 1 के बीच में होता है, और साइन थीटा का मान भी -1 से 1 के बीच में होता है। बाकी सभी मान -अनंत से +अनंत के बीच में वैरी करते हैं। यानी अगर डेफिनेट वैल्यू देखी जाए, डेफिनेट निश्चित मान, तो इन्हीं दो में निश्चित आ रहा है ना। वहां तो अनिश्चितता की स्थिति पहले ही बनी हुई है कि -अनंत से +अनंत, तो अनिश्चितता पहले ही उसने पैदा कर दी है। यह मामला निश्चित भी है, तो हम निश्चित अध्ययन कर रहे हैं, जवाब भी हमें निश्चित उसमें देना है। तो इसमें हमें जो क्लोज कर्व मिलेगा इसी मिलेगा ना, आंसर हमें इसी में सटीक मिलेगा। तो हमने इसीलिए ये लिया है, अदिश ध्रुवन में कॉस लिया, कारण जान गए कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब उसमें दिशा नहीं है, दिशा का कोई उसमें औचित्य ही नहीं है, चाहे वो घड़ी की सुई की दिशा हो चाहे विपरीत दिशा हो, कोई दिशा का प्रभाव नहीं है, अदिश है। और यहाँ पर दिशा का प्रभाव है, सदिश है, जिसके कारण हमारा वो किस दिशा में सदिश गति करेगा, अगर कहा जाए, अगर कहा गया होता है किस दिशा में गति करेगा, एक इधर, तो उसकी लंबवत दिशा में उसकी गति है, पेंच घुटने गति ऊपर है, ये हुआ ना। तो इस तरीके से बेटा जो है ये हम लोग का हो गया। ठीक है, संतुष्ट हो गया सब? ये संशय की स्थिति बनी रहती है काफी लोगों को, है ना। अब ये हमने पहले बताया कि ये जितनी बातें बोली गई हैं ये लिखित रूप में तो नहीं है, कहीं लिखा उखा नहीं है, लिखा है कहीं नहीं, किसी किताब में ढूंढना तो नहीं मिलेगा। अब जिसने बनाया सिद्धांत उसने सोच समझ के बनाया, उसके दिमाग की अपनी एक सोच रही होगी जिससे उसने बनाया तो गया, शंका हमें आपको पैदा हुई, तो हम आप सिद्धांतों के अधीन ही तो उसका जवाब देंगे। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा, तो जो भी जवाब है तुमने देखा सिद्धांतों के दायरे में था और सारी चीजें इसमें सटीक बैठ रही थी। तो यहां तक हो गया, आगे बढ़ा जाए। तो इस तरीके से अब आज के बाद से हमें कहने में भी दिक्कत नहीं होगी, ये इतना है और ये इतना है। चलो बेटा इसके आगे बढ़े, लिखो, एक के दोनों पक्षों का मापांक लेने पर, एक के दोनों पक्षों का मापांक लेने पर, इसे यहां फिर से लिख दें, A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा एन कैट। नंबर 1 बोल चुके हैं, दूसरा बोल चुके हैं A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A भी बोल चुके हैं, ठीक है ना। एक के दोनों पक्षों का मापांक लेने पर, मापांक A क्रॉस B बराबर मापांक A B साइन थीटा एन कैट, ये बोल रहा ना, बराबर आए। तो A B साइन थीटा तो हमारी अदिश राशि है ही कोई, सदिश ये है जो कि इकाई सदिश है, और इकाई सदिश दिशा भी बता रहा है। ये A B साइन थीटा तो ऐसा हो गया, और इकाई सदिश का मापांक 1 होता है, तो हमारा रिजल्ट आया मापांक A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा। नंबर 3 से साइन थीटा बराबर मापांक A क्रॉस B बटे मापांक A मापांक B, मॉड A क्रॉस B अपान मॉड A मॉड B। ये हो गया नंबर 4। ये कोण निकालने का फार्मूला हो गया, जबकि कोण निकालने का एक फार्मूला और था पीछे, A डॉट B बटे मापांक A मापांक B, है ना। अब अगर प्रश्न में उसने कोण पूछा और हम ये काम भी कर चुके हैं, ज्यादा अच्छा इसी से निकाल दिया, केवल मापांक निकालना है ना। ये भी हमारा हो गया कोण के लिए फार्मूला। दोनों फार्मूले हैं, ये भी है वो भी फार्मूला कोण का है। अब इतने के बाद आए तो हम लोगों ने कहा था
कि सदिश ए तथा बी पर लंब इकाई सदिश। कितना कहा था बेटा? एन कैप कहा था ना, एन कैप। और नंबर एक को देख रहे हो तो आगे लिख दिया एक से, आगे लिख दिया एक से सदिश ए तथा बी पर लंब इकाई सदिश बराबर एन कैप है। और एक से है कितना? ए क्रॉस बी बटे ए बी साइन थीटा। क्यों बेटा? यही है ना, देखो। और नंबर 3 में देखो तो ए बी साइन थीटा कितना निकाले हैं हम लोग? 3 में देखो मापांक ए क्रॉस बी, मापांक ए क्रॉस बी निकाले हैं। ए निकला है तो सदिश ए तथा बी पर लंब इकाई सदिश आया ए क्रॉस बी बटे मापांक ए क्रॉस बी। क्लियर? अब जरा ध्यान से जो भी रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को देखो, फिर हम प्रश्न पूछे तुमसे। हाँ बेटा बोलना। ऐसा कहीं और रिजल्ट दिखता है इस तरीके से लिखा हुआ, और लिखा हुआ मिलता है, पढ़ते क्या है? इस तरीके से कोई रिजल्ट लिखा हो तो हाँ बेटा क्या पढ़ते हैं? इकाई सदिश। किसका? इस समय किसका? ए क्रॉस बी का। सदिश के बटे उसी सदिश का मापांक, तो उस सदिश का इकाई सदिश होता है। और यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ भी सदिश के बटे उसका मापांक है। ए क्रॉस बी एक सदिश ही तो है, एक सदिश है। ए क्रॉस बी गुणा तो दो लोगों का हुआ, लेकिन जो रिजल्ट मिला वो एक रिजल्ट मिला है और एक सदिश है वो। तो यहां पर हमने इसे तो लिखना शुरू करते हैं। इसके बाद यहां से आए ए क्रॉस बी का इकाई सदिश। हमें यही रिजल्ट मिला इससे ना, ए क्रॉस बी बटे मापांक ए क्रॉस बी का मतलब हुआ ए क्रॉस बी का इकाई सदिश। इसका मतलब सदिश ए तथा बी पर लंब इकाई सदिश ए क्रॉस बी का इकाई सदिश भी होता है। मिल गया? अब यहां पर ए क्रॉस बी का क्या है? और ये किसका सदिश है? लंब। अच्छा, इकाई शब्द पीछे से दोनों में हटा दो तो ए तथा बी पर लंब सदिश कौन आया? नया रिजल्ट आ गया ना, आ गया ना। तो लिखा जाए अतः सदिश ए और बी, अतः सदिश ए और बी पर लंब सदिश बराबर ए क्रॉस बी, जिसे हम ये भी कहते हैं सदिश ए तथा बी का सदिश गुणन। क्यों बेटा? सदिश ए तथा बी का सदिश गुणन, और नाम क्या आया? सदिश ए और बी पर लंब सदिश। पूछने का टेढ़ा तरीका हो गया ना। परीक्षा में उसने प्रश्न दिया कि सदिश ए इतना है, सदिश बी इतना है, सदिश ए और बी पर लंब सदिश ज्ञात करो। अब लेके उलझे हुए हैं, ये क्या है? तब से गुणा पूछे ही नहीं है ना। अगर कहते हैं सदिश ए इतना है, सदिश बी ये है, तो ए क्रॉस बी ज्ञात करो, बड़े आराम से दे देते। कहता ए इतना है बी इतना है, दोनों का सदिश गुणन ज्ञात करो, तो भी हम लोग कर लेते। अब न उसने कहा सदिश गुणन ज्ञात करो, न कहा इतने क्रॉस इतना ज्ञात करो, और कह रहा है इस पर लंब सदिश ज्ञात करो। तो घुमा से बोला ना। तो हमें चीजें हर भाषा में मालूम होनी चाहिए कि किसी
बात को कहने में उसके कितने रिजल्ट हो सकते हैं, सारी जानकारी अगर है तो संसार के किसी कोने में कुछ भी कोई पूछ दे हमसे, हम उसे सारा जवाब दे देंगे कि नहीं? आखिर कंपटीशन हमारी टेस्टिंग ही तो कर रहा है। कोई भी परीक्षा हो रही है तो कोई बड़ी चीज वो है नहीं, वो हमें या तो पढ़ाने की परीक्षा है या नौकरी की परीक्षा है। अगर हम जेई दे रहे हैं, एक यूपीटीयू का एग्जाम दे रहे हैं तो एडमिशन है ना, आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं, वह संस्थान हमसे क्या योग्यता चाहता है वही वो हमसे पूछना चाहता है। जो वो हमें पढ़ाना चाह रहा है, पढ़ाते समय वहां के प्रोफेसर को जिस बेसिक नॉलेज की आपसे अपेक्षा है, वो प्रोफेसर पेपर बनाते समय भी उसी बेसिक नॉलेज को उसमें डालने का प्रयास करता है, आपसे ये चेक करता है। न कि वो जो कोटा और लंदन जाके हम पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ने से कोई जरूरत नहीं है। 11-12 ईमानदारी से पढ़िए। वो कंपटीशन थोड़ी नौकरी है कि आप नौकरी लेने जा रहे हैं। आप नौकरी लेना नहीं जा रहे हैं, आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं। चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में लें, चाहे डिग्री कॉलेज में, चाहे बीए, बीटेक, बीएससी कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं, सबके एग्जाम होते हैं। तो पता चला कई साल तो हम कोचिंग करके अपने जीवन का अमूल्य समय इसी में गंवा देंगे और हमें है पढ़ना। तो इसलिए 11 और 12 यानी पूरा इंटरमीडिएट ईमानदारी से जितना भी उसका बेसिक है, और बेसिक क्या होता है, हर क्लास का बेसिक उससे पहले वाला क्लास होता है। अब इंटर का मतलब ये नहीं हुआ कि वो बचपन से जो पढ़े थे, अगर बचपन में नंबर सिस्टम न पढ़े होते तो कहां से तुम्हें आप ये अंक जो बीच बीच में आ रहे हैं वो यूज कहां से करते? अल्फाबेट में पढ़े होते, अक्षर ज्ञान में पढ़े होते तो करते तो जरूरत नहीं कि हम यहाँ विद्वान हो गए। सबका अपना अलग महत्व है। वहां से आप चलते हुए आज इस पीढ़ी पर यहाँ पर पहुंचे, जिस सीढ़ी पर, वो सारी चढ़ी हुई सीढ़ियां आपको याद रहनी चाहिए कि इस सीढ़ी तक हम कैसे चढ़ते हुए पहुंचे हैं। वही बेसिक नॉलेज है आपकी, वही वो चेक कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं चेक कर रहा है। बिल्कुल बिना घबराहट के, मस्ती के साथ, जैसे अभी तक यहाँ पहुंचते कि वैसे वहां भी पहुंच जाएंगे। कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब मिल जाएगी संसार में। केवल आप अपना कैसे उस स्थान तक आए हैं ईमानदारी से मालूम रहे। तो अब इसके आगे हम लोग चले बेटा, इतना नोट हो गया, ये भी हमारे पास हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने कोण का भी कर लिया था, अब कुछ और विशेष जानकारी ले लिखो। यदि दो सदिश ए और बी परस्पर समांतर या एक रेखीय हो तो उनके बीच बना कोण 0 या पाई होता है। क्यों बेटा? दोनों स्थितियों में तो वो एक रेखीय होगा, 0 या पाई होता है। तो 1 से नंबर 1 का नंबर 1 से A क्रॉस B बराबर मापांक A मापांक B साइन A और B के बीच का कोण कितना होगा बेटा? समांतर है। और इसे हमने एनकाइटी कह दिया, ठीक है। लेकिन ये साइन 0 जब है तो इसकी वजह से रिजल्ट क्या मिल जाएगा? 0 है। तो आज के बाद से हम लोगों ने याद कर लिया कि दो सदिशों के समांतर या एक दिश या एक रेखीय होने की स्थिति में उनका सदिश गुणन 0 होता है, जबकि अदिश गुणन जब 0 होता तो क्या मिलता था हमें? दोनों परस्पर। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि हम लोग त्रिविम ज्यामिति 3 डायमेंशन जब पढ़ेंगे तो इन बातों का बहुत प्रयोग होगा। वहां बहुत बारीक चीजें होती हैं, एक झटके में सामने में आती हैं, है ना। तो नीचे लिख लो। अतः दो सदिश राशियों का सदिश गुणन 0 होने की दशा में दोनों सदिश परस्पर समांतर या एक रेखीय होते हैं।
ठीक बेटा होते हैं। अगला बिंदु लिया जाए, यदि a बराबर b समान सदिश, यदि सदिश a बराबर b यानी दोनों सदिश समान सदिश हो जाएं ए बी के, तो a तो a है ही, b भी कितना हो जाएगा, वो भी a हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मापांक a और a के बीच का कोण कितना हुआ, तो साइन आपकी भी 0 हुआ n कैप, इसका रिजल्ट क्या मिला 0। तो a क्रॉस a 0, जबकि a डॉट a मापांक a का वर्ग था, a डॉट a मापांक a का वर्ग था, वहां का सारा था, और ये a क्रॉस a 0 हो गया। तो a क्रॉस a 0 होता है, a डॉट a मापांक a होल स्क्वायर होता है। ये भी क्लियर हो गया बेटा ना, साथ में दोनों में अंतर भी देखते चलो। अब इतने के बाद हम लोगों का नंबर आया आई जे के, है ना, तो लिखो बेटा, यदि आई कैप कामा जे कैप कामा के कैप, आई कैप कामा जे कैप कामा के कैप परस्पर लंबवत इकाई सदिश x कामा y कामा z अक्षों की दिशा में हैं। क्या बेटा, ये तो होता है सदिश, यहां आगे क्रमशः भी लगाते हैं, क्रमशः का मतलब x i j k, ठीक बेटा, की दिशा में हैं। तो i क्रॉस i इक्वल टू मापांक i, दोनों के बीच का कोण साइन, i पर लंब कौन, i पर लंब j है और k भी है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि यहां हम बोलते हैं दोनों पर लंब इकाई सदिश, एक नाम है ना, तो i पर लंब इकाई सदिश j भी है, k भी है, कोई एक नाम ले लिया जाए, तो हमने ले लिया j। चलो साइन 0 होता कितना, तो रिजल्ट तो मिला 0, चाहे j भी होते चाहे k भी होते, हमको रिजल्ट 0 ही आ रहा है, इसलिए ये भी समस्या नहीं है। तो i क्रॉस i 0 आ गया। इसी प्रकार j क्रॉस j इक्वल टू k क्रॉस k इक्वल टू 0, ठीक बेटा। अतः i क्रॉस i बराबर j क्रॉस j बराबर k क्रॉस k बराबर 0, ठीक बेटा। अब अगला लिया जाए, हो गया, ये एक रिजल्ट हो गया। अगला है i क्रॉस j, मापांक i मापांक j साइन i और j के बीच का कोण 90 अंश, और i और j पे लंब कौन है, k कैप, आ गया ना बेटा। अब ये हुआ हमारा एक फिर ये भी एक k कैप, फाइनली हमें क्या मिल गया, तो आज के बाद से हम लोग बोलेंगे i क्रॉस j बराबर कितना होता है k। इस तरीके से हमें रिजल्ट मिल गया i क्रॉस j बराबर k। और अगर हम j क्रॉस i कर दें, इसी को हम ये भी कर सकते हैं, तो j क्रॉस i का मतलब होता है माइनस i क्रॉस j, यानी माइनस k, क्यों बेटा, i क्रॉस j अगर k है तो j क्रॉस i, ठीक है ना। तो इसी प्रकार बाकी लिख देते हैं, j क्रॉस k कितना आ जाएगा बेटा, i आ जाएगा, और k क्रॉस i j आ जाएगा। इनके बारे में बोल दिया जाए, अगर हम k क्रॉस j लिखते हैं तो माइनस j क्रॉस k हो जाएगा, और ये माइनस i हो जाएगा, और इसे हम i क्रॉस k लिख देते हैं तो ये माइनस k क्रॉस i हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस। तो कब धन होगा कब ऋण होगा, ये भी एक समस्या आ गई कि i j के हम किस वे में लें कि हमें याद तो रहे कि i j धन है कि j i धन है,
दोनों में कौन धन है, ये निर्धारण होना है बेटा। तो अब इसके लिए नोट हो गया इतना, नोट कर लो, क्योंकि ये ठीक है कि आई जे हमने लिया, कोई कहे नहीं हमने जे गुणे आई तो के लिया, आई गुणे जे माइनस के होगा, तब तो पता चला वही असमंजस की स्थिति बन गई पहले ही, है ना। तो यह भी निर्धारण कैसे है, इस पे देखो, ये हमने एक वृत्त बना लिया और इस पर ये है आई, ये जे, ये के, चक्री क्रम, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज, आई जे के क्रम से लिख दो, आई जे के। अब घड़ी की सुई की उल्टी दिशा धनात्मक होती है और ये दिशा घड़ी की सुई दिशा क्या होती है, हर जगह तुम फिजिक्स में यूज करते होगे कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, तमाम आते हैं, आघूर्ण वगैरह भी आता है, क्यों बेटा, उसमें भी होता है ना, ये समस्याएं सब जगह आती हैं। तो आई जे के, आई जे के आई चलते रहो, ये धनात्मक। जैसे ही तुमने सर्किल उल्टा किया तो देखो जे आई के जे, ये आई के, बस ये सर्किल बना के लिख लिया अगर है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आई जे के, इसका उल्टा क्रम ऋणात्मक होता है। तो अब अगला पॉइंट गुणे कर लिया जाए, ये रिजल्ट मिल गया हम लोग को। यदि a बराबर a1i धन a2j धन a3k, यदि a बराबर a1i धन a2j धन a3k, b बराबर तथा b बराबर b1i धन b2j धन b3k, यह हमने ले लिया नंबर ए। तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी बराबर a1i धन a2j धन a3k क्रॉस b1i धन b2j धन b3k, A1 बेटा। अब हम लोग गुणा करने जा रहे हैं, जो आगे A1 B1 C1 है ये अदिश रूप है ना, उसके गुणक हैं, कंपोनेंट्स हैं उसके, अदिश हैं, सदिश तो आई जे के है ना। तो अब यहाँ पे जब गुणा होगा तो अदिश वाला अदिश तो डायरेक्ट A1 B1 लिखे, चाहे B1 A1 लिखे, चाहे 2 गुणे 3 कहें तो भी 6, 3 गुणे 2 कहें तो भी 6। तो हमने इसे लिख दिया A1 B1, लेकिन सदिश राशि जो जिस तरफ है उधर ही रहेगी, अगर बाईं तरफ है बाईं तरफ रहेगी, दाहिनी तरफ है तो, जबकि अदिश में बाई चांस गलती से हम लिख भी गए होते तो वहां चल जाता, यहां पर तुरंत ऋणात्मक दे देगा, या यहां और सावधानी में बरतनी है। तो हमने कहा I क्रॉस I तो ठीक था, प्लस A1 B2 I क्रॉस J, A1 B3 I क्रॉस A, ठीक है बेटा। फिर आए प्लस A2 B1 J क्रॉस I, A2 B2 J क्रॉस J, और A2 B3 J क्रॉस K, ठीक बेटा। अब इसका नंबर लगा A3 B1 K है क्रॉस I, A3 B2 K क्रॉस J, और प्लस A3 B3 K क्रॉस K। सामान्य गुणा जैसे हम लोग करते थे वैसे गुणा कर लिया, लेकिन सावधानी ये बरती जो जिधर है वो उधर ही रहेगा। अब कितना नोट हो गया बेटा? तेजी से नोट करो, है ना, साथ साथ ब्लैक बोर्ड के चलते रहना चाहिए, तो उससे ज्यादा चीजें अध्ययन की जा सकती है। अब एक बार हम लिखें फिर तुम रुक करके उतारो तो इतना समय तो इसी बीत जाएगा। और गणित का सिद्धांत है आंख से देखो, हाथ से लिखो, कान से सुनो, और उसी में जरूरत पड़ी तो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर दो। जहां जरा सा भी समस्या आ रही है तुरंत क्वेश्चन पूछ दो, तो तुम देखोगे कि
विजेता बन जाओगे। धावक कहीं से आता नहीं है, यही धावक होते हैं, यही स्पीड होती है। सब विद्वान है, ईश्वर ने सबको समान भेजा है। उसी विद्वान में कौन ज्यादा तेज चल रहा है वो उसको हम विद्वान कह देते हैं। विद्वान तो सब हैं, ऊपर से कोई पार्शियलिटी थोड़ी हुई है स्पिरिट भेजने में ऊपर वाले को, सबको उसने बराबर दिमाग दिया है। अब उसका एप्लीकेशन कौन कितना अच्छा कर ले रहा है, बुद्धिमानी वो है। तो आगे से बेटा बढ़े तो यहाँ ये आई क्रॉस आई कितना होता है, 0 हो गया। और आई क्रॉस जे कितना होता है, इसलिए हमने इसे A1 B2 के कैप लिख दिया। और आई क्रॉस के आई जे के अतः आई होता है, माइनस होगा ना, इसका मतलब हो गया माइनस A1 B3। जो नाम है जो छूटा वही नाम आ जाता है, याद करना भी आसान है, बस चक्री क्रम ये याद रखो। तो आई के है तो जे आना है, तो क्या आ गया जे कैप। फिर ये देखो आई जे पॉजिटिव था, जे आई नेगेटिव भी हो गया ना, माइनस A2 B1 के कैप बेटा देखो। अब फिर ये 0, अब फिर यहां पहुंचे A3 हाँ A2 A2 B3 क्या होगा धनात्मक, तो आगे धन लगा दें आई कैप। फिर पहुंचे ये भी धनात्मक ना, A3 B1 जे कैप भी धनात्मक, लेकिन ये ऋणात्मक है ना, आई जे के होता है। तो A3 B2 आई कैप आगे ऋण में लगा दिया, और लास्ट वाला 0 हो गया। सभी लोग सहमत हो बेटा ना, कितना हो गया। अब इसके आगे आए, इसके आगे देखो, यहां से हम लोगों ने जरा इसे सही ढंग से पहले लिखा, पहले आई वाले को लिखते हैं, फिर जे वाले को, फिर के वाले को। तो इकाई सदिश तो सदिश के बाद 2 आई 3 जे लास्ट में लिखते हैं ना। तो हमने पहले ब्रैकेट बना लिया, अब पीछे यहाँ आई कैप लिख दिया। यहाँ जरा लिखने का सही तरीका नहीं लिख दिया। अब आई कैप वाले दोनों देखो, आई कैप वाला ये दिख रहा है और आई कैप वाला कहाँ है, ये दोनों है ना। तो हमने लिखा A2 B3 माइनस A3, दोनों लोग मिल गए बेटा, हो गया। अब इसके बाद माइनस साइन ले लो, माइनस ले लो, और फिर ब्रैकेट लगा दो, और आगे जे कैप लिख दो। अब ढूंढो जे कहाँ कहाँ, एक ये है जो माइनस लिए थे, प्लस ये हो जाएगा है ना, A1 B3, और उसी के पीछे दिख रहा है A3 बेटा, समझ में आ रहा ना। अब फिर हमने प्लस कर दिया और ब्रैकेट बना दिया, आगे के कैप लिख दिया। देखो के ये है और के ये है ना, A1 B2 माइनस A2। इतना लिखने के बाद बिना सोचे समझे हम लोगों ने लिख दिया कि ये बराबर इतना है, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3 लिख तो दिया, लेकिन ये कैसे लिख दिया आपने, जरा इसको बताइए। तो लिख तो दिए हैं, हमने कहा अब देखिए कैसे लिख दिया। आई बंद कर दो, ये पंक्ति ये स्तर बंद किया। A2 B3 माइनस B2 A3 बेटा लिखा है, आई पीछे, फिर माइनस जे पीछे, ये बनती है, ये बनती है A1 B3 माइनस B1 A3 है, और फिर प्लस के A1 B2 माइनस B1 A2। तो आज के बाद से हमने कहा इतनी मेहनत की और अंत में रिजल्ट क्या मिला, सारणिक में मिला। अब सारणिक में भी देख लो, जो ऋणात्मक का जवाब ये भी देगा। अगर दो पंक्तियों को आपस में बदल दें तो बाहर एक ऋण निशान आता है, बदलते ही यहाँ बी वाला यहाँ ए आ जाएगा। अगर बी यहाँ है तो बी क्रॉस ए हुआ नहीं हो, तो ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए सिद्ध हो गया यहाँ भी। और दो पंक्तियों के अवयव अगर परस्पर समान हो तो सारणी का मान क्या होता है, 0। अब ये दोनों अगर समान सदिश के रूप में होते तो उत्तर क्या आता है, वो ए क्रॉस ए वाला भी उत्तर मिल गया। यानी सारणिक भी इसका जवाब दे रहा है और तो दे रहा है। नोट हो गया बेटा।